नमस्कार दोस्तों। क्या भारत में अब लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं रह गई है? क्या भारत में तुम बोलोगे तो डॉट 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 हो जाएगा? क्या आप भारत में अब अपने तरह से नहीं रह सकते? आपके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं? और क्या भारत में न्याय का शासन, कानून का शासन, संविधान का शासन खत्म हो चुका है? और क्या सरकार कानूनों की पेचीदगियों का फायदा उठाकर अपने विरोधियों को खत्म करने का काम कर रही है? और क्या मोदी ही चोर है? आज इन्हीं बातों पर आपसे बात करें। सबसे पहली बात कि आज सुबह सुबह 10 बजे लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार करके साइन के लिए लोकसभा स्पीकर के पास भेजा। आप कहेंगे इसमें कौन खास बात, रोज साइन करते हैं। जी रोज साइन करते हैं, लेकिन जिस चीज का भेजा वो यह था कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता सजा सुनाए जाने के वक्त से खत्म की जाती, यानी कल की डेट से खत्म की जाती। ठीक है, खत्म होनी भी थी, हम भी उम्मीद कर रहे थे, कांग्रेस भी उम्मीद कर रही थी ये होगा ही, इसीलिए सब कुछ हुआ है। लेकिन आप देखिए, कल दोपहर गुजरात में सूरत की कोर्ट फैसला सुनाती है, और यह फैसला सुनाती है एक परिवाद पर, जिसे सामान्य मुकदमा नहीं माना जाता है, परिवाद कहा जाता है। उस पर फैसला सुनाती है, और हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक उस धारा में किसी को भी 2 साल सजा नहीं हुई है। हिंदुस्तान के पूरे न्यायिक इतिहास में, अंग्रेजों की सरकार से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो धारा आज की नहीं है, अंग्रेजों के समय की है, 1800 को जब आईपीसी बनी थी। तो आप समझ सकते हैं, तब से लेके आज तक कभी उसमें 2 साल की सजा किसी को नहीं, लेकिन राहुल गांधी को होती। और राहुल गांधी को सजा कैसे होती, इसका छोटा सा पहले कानूनी पहलू बताऊंगा। कि देखिए, 202 में एक प्रोविजन है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, आपराधिक घटना होती है, तो उस आपराधिक कृत्य के लिए उसका प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है, यानी घटना स्थल क्या है, वो क्या उस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है? यदि आता है तभी वो सुनेगा। इसका वो परीक्षण 2 तरह से करता है, या तो खुद करे और या फिर पुलिस के माध्यम से करवाए। इस केस में ना तो खुद किया, ना पुलिस के माध्यम से कराया। दूसरी चीज, ये घटना हुई थी जहां राहुल गांधी ने भाषण दिया था, वो जगह थी, चुनावी भाषण था, वो 11 अप्रैल 2019 को दिया गया था कोलार में, जो बेंगलोर के पास है और कर्नाटक में पड़ता है। जो सूरत के सीजीएम एचएच वर्मा ने जहां फैसला सुनाया, उनको अधिकार सिर्फ सूरत जिले के भीतर के केसेस सुनने का है, लेकिन उन्होंने यह आदेश जारी किया। इसके पहले आप देखिए, जो पिछले मजिस्ट्रेट थे, इसकी सुनवाई कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि यह केस बनता ही नहीं है, गलत है, और वो उस पर जो प्रोसीडिंग कर रहे थे, तो खुद वादी मुकदमा खुद जाता है हाई कोर्ट, और स्टे अपने ही केस में खुद स्टे लेके आता है कि इसकी सुनवाई रोकी जाए, और फिर खुद ही उस केस को जो है स्टे को हटवाता है, और ये जज के पास केस ट्रांसफर कराता है, और उसके बाद में ये फैसला आ जाता है राहुल गांधी को सजा। राहुल गांधी माफी से मना कर देते हैं, जज पहले उनसे माफी मंगवाना चाहता है, लेकिन जब वो मना कर देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं मैं सावरकर नहीं, राहुल गांधी, माफी वीर थे सावरकर, और माफी वीर को भाजपा आरएसएस के लोग वीर सावरकर कहते हैं, माफी शब्द हटा देते हैं। तो आप समझिए कि यह स्थिति है।
तो राहुल गांधी माफी वीर बनने से इनकार कर देते हैं और यह भी कह देते हैं आप दया मत दिखाइए मुझ पे, जो करना है कीजिए। वो अपनी मैक्सिमम सजा देता है जिससे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का एक आधार मिल जाए, क्योंकि संसद जो जिस भाषण को लेकर संसद में बवाल हो रहा है उस पर खत्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो संसद के अंदर दिया गया भाषण नहीं था। तो ये तरीका अपनाया गया। यह एक बात। इसके बाद आप देखिए जो पूरा खेल है, यह ऑर्डर शाम को तैयार होता है और जब शाम को तैयार होता है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी कहते हैं कि चूंकि गुजराती में अभी इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसको पूरे एक चीज पढ़ेंगे और वो करेंगे तभी कर पाएंगे। मतलब इतना बड़ा वकील भी उसकी भाषा को अभी नहीं समझ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देखिए कितना तेज, जब ये होता है उसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं स्पीकर ओम बिरला के यहां और उनके कैबिनेट के भी सदस्य पहुंच जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज कह सकता हूं कि मीटिंग में क्या हुआ होगा। मीटिंग में यही कहा गया होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करनी है, उसको करिए। और शायद उनके पास ऑर्डर पहले से ही रखा होगा कि क्या जज ने ऑर्डर करना है और किया है, आपके पास नोटिंग है। और यही वजह है कि सुबह 10 बजे यह ऑर्डर टाइप हो करके सिग्नेचर के लिए चल खड़ा था, जबकि 10 बजे ही लोकसभा सचिवालय खुला। तो आप समझिए कि खुलते ऑर्डर तैयार था और ऑर्डर हुआ था सूरत में, सर्टिफाइड कॉपी लोकसभा सचिवालय में जमा होने के लिए कैसे एकदम से उड़ के आ गए, बुलेट की स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से। और साहब जजों को भी हवाई यात्रा करने की जल्दी परमिशन नहीं होती और अहलमद इस ऑर्डर को करता है या पुलिस के जरिए करवाता है। अब आप समझिए वो ऑर्डर अहलमद पता नहीं किस विमान से उड़ के या किस बुलेट ट्रेन से उड़ के दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में वो सर्टिफाइड ऑर्डर पहुंच गया और उस ऑर्डर की कॉपी के परिप्रेक्ष्य में यह ऑर्डर तैयार भी हो गया सुबह 10 बजे। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये ऑर्डर जब आता है वहां रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद में जो रिसीव करता है उसको संबंधित सेक्शन में देता है, वो सेक्शन ऑफिसर उस पर नोटिंग तैयार करता है, फाइल बनाता है, फाइल बना के वो अपने डिप्टी सेक्रेटरी को भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी उसकी पूरी लीगल उसके लिए वो करता है और अपने सेक्रेटरी को भेजता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जाता है, फिर सेक्रेटरी को जाता है और फिर सेक्रेटरी जनरल जो है, सेक्रेटरी जनरल उस पर लीगल राय लेते हैं और लीगल राय लेने के बाद में पूरी लीगल राय और सब का पूरा एक वो तैयार होता है और वो नोटिंग तैयार होने के बाद में फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है, फिर वो उस पर नोटिस जारी करते हैं संबंधित व्यक्ति को जिसके खिलाफ होता है कि आपको तो इसमें कुछ नहीं कहना है, वो उस पर कुछ कहता है या नहीं कहता है जो भी है, उसके बाद वो जो टाइम जैसे बार होता है उसके बाद वो जजमेंट करता है। लेकिन यहां आप देखिए नोटिस तो दिया नहीं गया और उसके अलावा बाकी सर 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 का पूरी रात दिन कैसे कैसे क्या करके क्या हो गया आप समझ सकते हैं। यह भी हिंदुस्तान के इतिहास का पहला मामला है। तो आप समझिए कि नफरत से कितने भरे हुए लोग हैं और यह कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यही करते। उसके साथ ही सीपीडब्ल्यूडी को भी चिट्ठी लिख दी जाती है कि तत्काल राहुल गांधी का सरकारी आवास खाली कराइए। अब आप समझिए राहुल गांधी पहले ही बता चुके हैं अपने एफिडेविट्स में है कि उनके पास में अपना कोई निजी घर आज तक नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को कैसे फुटपाथ पे लाया जाए। लेकिन यह नहीं जानते कि राहुल गांधी गांधी परिवार से, राहुल गांधी पंडित नेहरू का के परिवार से। तो नेहरू गांधी परिवार का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा है उसका स्वाभिमान भी वैसे ही होगा और वो उतना ही निर्भीक होगा। पंडित नेहरू हिंदुस्तान के इतिहास में इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए सबसे ज्यादा वक्त तक जेल गुजारी, सबसे ज्यादा वक्त तक उन्होंने तमाम संघर्ष किया और देश को आजादी की लड़ाई की।
उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी 11 साल की उम्र से देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही। आप समझ सकते हैं वह परिवार है। नेहरू परिवार के तमाम लोग इस देश के लिए शहीद हो गए और नेहरू गांधी परिवार के जब तमाम लोग इस देश के लिए शहीद हुए, उनको आप डराना चाहें, जिनका डर तो न जाने कब उड़ गया। तो आप समझिए, तो जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं। तो यह पहलू है। इसके बाद बात करते हैं इस नफरत के जरिए क्या करने की कोशिश की। इसके जरिए तमाम दलों को, तमाम लोगों को, देश के लोगों को, सबको डराने की कोशिश की जा रही कि देखा, यदि आप हमारे बॉस अदानी के लिए कुछ बोलेंगे, यदि आप हमारे किसी और पूंजीपति मित्र के लिए बोलेंगे तो हम आपको खत्म कर देंगे, आपका सब तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमें बनाना सिर्फ एक को है, क्योंकि हम उसके नौकर हैं, उसका नाम है गौतम अडानी। तो अडानी के लिए तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा, आप भी सुनिए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यह कोई अपराध नहीं। राहुल गांधी ने जो कहा वो पूरी तरह सत्य कहा और मैं खुद इसको इंडोर्स करता हूं, निजी तौर पे इंडोर्स। यह सवाल पूछने का तो हक किसी को भी, हम भारत के नागरिक सवाल पूछ सकते हैं, वो तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं। आज ही कांग्रेस पार्टी ने कल प्लानिंग कर ली थी कि आज विजय चौक पे जाएंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे 14 दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ वो प्रदर्शन किया उन्होंने, पदयात्रा की और राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी थी कि हमें मिलना है इस मुद्दे पे कि कैसे संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे दूसरी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इन सारे विषयों पर मिलना है। लेकिन साहब वो टाइम तो मिला नहीं, अभी यह जरूर हो गया। कांग्रेस पार्टी ने कल ही मीटिंग बुला ली थी अपने देश भर के प्रदेश अध्यक्षों की। आज जो है वो मीटिंग है उनके समाज पदाधिकारियों की, लेकिन जैसे राहुल गांधी का यह आर्डर बाहर आता है उसके पहले ही दिल्ली पुलिस कांग्रेस पार्टी के पूरे दफ्तर को घेर लेती है, राहुल गांधी का घर घेर लेती है और तमाम सारी चीजें हो जाती हैं। आप इससे समझ सकते हैं। और उसके बाद में किस तरीके से उनको किया जाता, आपको याद होगा पीछे प्रियंका गांधी का भी घर इस सरकार ने छीना था, अब राहुल गांधी को भी है, कोई बात नहीं। आपको याद करिए, इतिहास में जाइए, श्रीमती इंदिरा गांधी का भी घर छीना गया था जब वो चुनाव हारी थी और फिर उसके बाद दोबारा जब वो चुनाव जीती तो उसको अयोग्य करार दिया गया। उसके बाद उनका घर छीना गया और वो जाके अपने एक मित्र के घर में रही। वह दिन सबको याद। आज वही स्थिति आप करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, कांग्रेस लड़ेगी। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे
जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, हम लड़ते रहेंगे और जगह जगह लड़ेगी, उसके लिए पूरी प्लानिंग बना ली है। यह बात जयराम रमेश ने स्पष्ट बता दी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में करीब 50 सांसद, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता मिले। करीब 2 घंटे तक बैठक हुई और ये तय किया गया कि कल 10 बजे को हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी विपक्ष की पार्टियों को बुलाए हैं। कल 10 बजे उनके साथ बैठक होगी। 11:30 या 12 बजे सारे विपक्ष के सांसद विजय चौक तक चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। दोपहर को हमने सभी विपक्ष के पार्टियों की ओर की तरफ से हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। कल शाम को कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर के साथ बैठक होंगी, जहां राज्यों में जो कार्यक्रम होंगे उस पर चर्चा होगी, और सोमवार को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा इस मुद्दे को लेकर। और इसके कानूनी पहलुओं पर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक एक बात बड़े सलीके से समझी। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह, और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस पर एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो।
जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है। अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में यानी पिछले महीने हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या खेल है, कितनी नफरत के साथ ये खेल है। इस खेल को समझिए और इस खेल को समझेंगे तब आप जानेंगे कि किस तरीके से आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी को लानत मलानत दी जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह लड़ रहे हैं और लड़ने को पूरी तरह तैयार है। वो डर नहीं रहे, उनका साहस और बढ़ गया है। और यह तो आपने आग में घी का काम कर दिया। बढ़िए, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी गीदड़ भपकियों से, तुम्हारी कायराना हरकतों से, तुम्हारी झूठ की सुनहरी दीवारों से, तुम्हारे खोखली चीखों से, तुम्हारी धमकी से, तुम्हारी लाठी से न वो गांधी डरा था, न ये गांधी डरेगा। उसने अहिंसा की ऐसी चोट की थी कि जिस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो साम्राज्य पूरा का पूरा डूब गया। बहुत गुरूर है ना तुम्हें तुम्हारी सत्ता का, संस्थानों की गर्दन मरोड़ने की अपनी आदत का। उस गांधी ने तुम्हें सत्याग्रह से हराया था, या गांधी माफी न मांग कर तुम्हें हराएगा। अरे जिसने डरो मत का कफन बांध लिया हो सर पर, वो तुम्हारी गीदड़ सेना से क्या डरेगा। अच्छा हुआ, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आपने आज प्रूव कर दिया कि राहुल गांधी ने, मैं आदरणीय राहुल गांधी ने कहूंगा, जो शब्द कहे थे लंदन में, जो शब्द कहे थे भारत में, जो शब्द कहे थे तमाम यूनिवर्सिटीज में, आज वो बिल्कुल आपने प्रूव कर दिया कि भारत में संस्थाओं को आपने गुलाम बना लिया है। संवैधानिक संस्थाओं, भारत में आपने तमाम सारी चीजों को कब्जा कर लिया है, आपने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है और आपने देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप के आप उसके गुलाम बन गए हैं। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं वो देश के सवाल, और आपने साबित कर दिया कि राहुल गांधी बिल्कुल सही है। आप झूठे और झूठे थे और झूठ की बुनियाद पे सत्ता में बैठे हैं, नफरत की बुनियाद पे सत्ता में बैठे। यह प्रूव हो गया। धन्यवाद, आपने अच्छा किया, जनता के सामने प्रमाण पत्र दे दिया अपने चरित्रहीन होने का।
इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आग्रह करता हूं, सच को जानिए, पहचानिए और सच को आगे बढ़ाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी पीढ़ियों को, अपने भविष्य को सब कुछ बर्बाद करते हैं, क्योंकि इस देश में रोजगार खत्म कर दिया गया है। इस देश में जिस तरीके से चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश सौंप दिया गया है और सारी चीज बर्बादी में जा रही है, खुशियां छीन ली गई हैं, तो आपको यदि बचना है तो आपको इससे लड़ना होगा और लड़ने के लिए खड़ा होगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।